गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हम ये दिखाना है कि इस कर्व पर किसी पॉइंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ करा है वो ओरिजिन से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, वो वेरी नहीं करेगा। मतलब हमें दिखाना होगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म है कर्व की, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। So dx by d theta is minus a sin theta and here you have to apply the product rule. So a थीटा का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन थीटा, फिर a sin थीटा एज इट इज़ और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा. From here these two terms gets cancelled and you are left with a theta cos theta. Then we have y equal to this. So differentiate with respect to theta. This becomes a cos theta and here you have to apply the product rule. So finally you get a theta sin theta. Now find dy by dx by dividing the two. So you will get dy by d theta divided by dx by d theta, that becomes d theta by dx मल्टीप्लिकेशन में। और जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया tan थीटा, और dy by dx से क्या निकलता है, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है। तो ये दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जब आप लेंगे देन इट बिकम्स द स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट एक्स वाई विल बी गिवन बाय y माइनस y1, मतलब y माइनस y1, और y1 क्या है जो हमें फंक्शन में दिया है, y इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ, और x1 क्या है जो कर्व की इक्वेशन में x गिवन है। देन सिंप्लीफाई इट, कन्वर्ट इट इनटू साइन अपॉन cos, then it becomes minus cos theta divided by sin theta and then open the bracket. Transfer the terms on one side. This from these two terms a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब आप इसे लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे माइनस ए कैन बी टेकन कॉमन एंड इट बिकम्स 1. सो यू गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0। ये उस फॉर्म में आ गई आपके पास a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो जनरल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, उस फॉर्म में ये आ गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ओरिजिन से निकाल रहे हैं, मतलब x1 y1 आपका 0 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो 0 हो गया, ए एक्स वन बी वाई वन भी 0 हो जाएगा, माइनस ए रह गया आपके पास, इसके पास मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो इट बिकम्स ए माइनस ए का मॉडुलस ए आ गया आपके पास, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसमें कहीं थीटा इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कांस्टेंट। This is the next question. Find the intervals in which the function is increasing or decreasing. Increasing decreasing निकालना है तो हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो we use the quotient rule. So denominator square into denominator, फिर differentiation of numerator here, then minus numerator this and differentiation of denominator, ये तो constant है, इसका differentiation minus sin x होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करिए दोनों साइड से, दोनों टर्म्स को, और मल्टीप्लाई करिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट दिस एक्सप्रेशन cos x इंटू 4 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे।
सो वी हैव पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर को आप इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू गेट कॉस एक्स इक्वल टू 0 और कॉस एक्स इक्वल टू 4। बट कॉस एक्स 4 नहीं हो सकता क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस एक्स 0। अब कॉस एक्स 0 कब होता है, 0 से 2 पाई के बीच में, एक तो π/2 और एक 3π/2 पर 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब जो हमारा इंटरवल है 0 से 2 पाई वाला, वो 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया। एक तो 0 से π/2 और एक π/2 से 3π/2 और एक 3π/2 से 2 पाई। जो हमारा 360 डिग्री वाला पार्ट है, 0 से 2 पाई वाला पार्ट है, वो इन 2 पॉइंट से 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया। अब हम इन 3 इंटरवल्स में चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब 0 से π/2 के बीच में कोई भी आप वैल्यू लेके देख लीजिए। आप सपोज लेते हैं π/6 या π/3 जो 30 डिग्री है। तो अगर आप π/6 लेते हैं इस इंटरवल में 0 से π/2 के बीच में, सपोज आपने π/6 लिया, π/6 मीन्स 30 डिग्री। तो यहाँ पर या π/6 π/3 ले लीजिए तो वो 60 डिग्री हो जाएगा, तो उसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि कॉस है तो π/3 में 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री इज हाफ, तो ये हाफ आ गया और ये 4 माइनस हाफ। नीचे तो ये टर्म पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि स्क्वायर है। तो 4 माइनस हाफ इज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव आए। इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। अब तो 0 से π/2 में हमने लिखा एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। अब क्योंकि ऑल्टरनेट वैसे चलता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम पहले इस इंटरवल को चेक कर लेते हैं। 3π/2 से 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप। इसमें आपने सपोज ले लिया 3 पाई, आपने ले लिया सपोज आपने लिया 7π/2, ठीक है, 7π/4 ले लिया आपने सपोज। तो यहाँ पर इस इंटरवल में आपने जब लिया 7π/4, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो cos 7π/4 और 4 माइनस cos 7π/4, तो फोर्थ मतलब आपका 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव है, और इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो इस इंटरवल में भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। अब आप देखिए इस ये वाला इंटरवल π/2 से 3π/2 मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट हो गई है। π/2 और 3π/2 का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट से लेकर थर्ड क्वाड्रेंट तक। तो इसमें आप पाई ले लीजिए इन बिटवीन। तो पाई पे जब रखेंगे तो cos पाई होता है हमारे पास -1, तो ये -1 आ गया, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स इस इंटरवल में π/2 से 3π/2 में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और यहाँ इन दोनों इंटरवल में पॉजिटिव था एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब इन दोनों इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and the volume is 8 meter cube. तो यहाँ पर वॉल्यूम टैंक एक ओपन टैंक है जिसका वॉल्यूम हमें पता है, उसकी ब्रेथ हमें डेप्थ हमें पता है 2 मीटर, और रेक्टेंगुलर बेस है इसका और रेक्टेंगुलर साइड्स। इसका मतलब इसमें एल और बी डिफरेंट होंगे। A building of tank costs ₹70 per square meter for the base and ₹45 per square meter for the sides. उस टैंक को के बेस को बनाने के लिए जो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, दैट इज फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द बेस ₹70 विल बी, it will cost ₹70, and for 1 meter square of the sides for the construction of sides 1 square meter it costs ₹45. What is the cost of least expensive tank? तो सबसे कम खर्चीला टैंक जो बनेगा हमारा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, मतलब इसका मतलब हमें टैंक की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो क्योंकि टैंक की कॉस्ट बेस के एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट है और साइड के एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट है,
तो हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ साइड्स। तो सपोज एल बी एच इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ टैंक। तो एच तो हमें गिवन है 2 मीटर और वॉल्यूम ऑफ टैंक भी गिवन है हमें 8 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि ये गिवन है तो इसका फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। तो इन क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो जो गिवन है उसको अप्लाई करना है हमने, और एक हमें किस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। गिवन की हेल्प से तो हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं, और फिर जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें उसे सब्स्टिट्यूट करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ टैंक 8 था, एल और बी हमें नहीं पता था, ये हमने माना है, और H2 है। तो इसकी हेल्प से हम B को L की टर्म्स में लिख लेंगे एज, यहाँ से डिवाइड करा 4/L हो गया। नाउ एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। बेस में एक साइड लेंथ है और एक साइड ब्रेथ है, तो इसलिए एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, वो तो रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 4, क्योंकि B इज इक्वल टू 4/L है, तो यहाँ रखेंगे तो आपके पास 4 आ गया। नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2HL प्लस B। H2 था तो ये 4 बन गया, और यहाँ B 4/L है, तो आपके पास आ गया एरिया इज इक्वल टू 4L प्लस 4/L। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर DA/DL निकालेंगे यहाँ से, तो 1 माइनस 4/L स्क्वायर आ जाएगा। नाउ क्योंकि जो या ये एरिया है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, बेस का एरिया तो कांस्टेंट आ गया, तो इसमें तो कोई वेरिएशन हो नहीं सकता, इसे तो हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो हमें जो फंक्शन दोनों एरियाज़ को सम करके मिनिमाइज, क्योंकि जब एरिया मिनिमम होगा तो कॉस्ट भी मिनिमम आएगी, तो हमने क्या करा, पहले इस जो साइड एरिया है उसको इक्वल टू 0 पुट किया। देन फ्रॉम हियर यू गेट L इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब L नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो L को पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सो वी हैव L इज इक्वल टू 2, एंड व्हेन L इज 2, ये करेक्शन कर लेंगे, यहाँ 2 आएगा, सो B इज बिकम्स 4/2 दैट इज 2। अब हम दिखाएंगे कि इस L पर डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है, तभी वो मिनिमाइज होगा। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इसका यहाँ से निकालेंगे, ये DA/DL था, तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -8/L3। ये 4 भी था बाहर, इसलिए 4 और ब्रैकेट में आ गया -8/L3, तो ये हो गया हमारे पास, और एक माइनस ऑलरेडी था, तो 32/L3 आ जाएगा डबल डेरिवेटिव। अब जब L2 था तो इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ L को 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 32/8 दैट इज 4, विच इज़ पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव शोज मीन्स फॉर L इक्वल टू 2 एरिया इज मिनिमम। सो L2 आ गया, B भी 2 आ गया हमारे पास, H भी 2 आ गया। अब कॉस्ट जो ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, 70 रुपीज़ तो बेस की कॉस्ट थी, और बेस में था L इंटू बी, और L इंटू बी हमारा 4 आया था, सो बेस की कॉस्ट आ गई 280 रुपीज़, और साइड्स की कॉस्ट क्या होगी, ये साइड का एरिया था मल्टीप्लाइड बाय 45, सो इसमें L B और H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू विल गेट द साइड कॉस्ट एज 720 रुपीज़, देन टोटल कॉस्ट विल बी सम ऑफ दीज टू दैट इज़ 1000 रुपीज़। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। A window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. एक विंडो है जो एक रेक्टेंगल की शेप में है और जिसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। टोटल पैरीमीटर विंडो का 10 मीटर है, मतलब इसकी विंडो की बाउंड्री हो गई एक तरह से 10 मीटर दिस। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। इसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए जिससे कि मैक्सिमम लाइट आ सके। अब लाइट मैक्सिमम कब आएगी, जब एरिया मैक्सिमम होगा, इसका मतलब हमें इसका एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर सपोज हमने लेंथ ले ली रेक्टेंगल की x और ब्रेथ y, तो जो सेमी सर्कुल है उसका रेडियस क्या हो गया x/2, हाफ ऑफ दिस।
अब पेरीमीटर में जब आप यहाँ पे इसका पेरीमीटर दिया है विंडो का, इसका मतलब पेरीमीटर में 3 साइड तो ये रेक्टेंगल की काउंट होंगी और सेमी सर्किल का ये पेरीमीटर का सरकमफ्रेंस काउंट होगा। तो 3 साइड में 2 तो वाई हो गया और 1 एक्स हो गया। सो 2y प्लस एक्स पेरीमीटर में, एक तो ये पार्ट हो गया। और सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है पाई इंटू आर, सो पाई इंटू एक्स बाई 2, सो दिस इज पाई एक्स बाई 2 एंड दिस इज गिवन 10। तो यहाँ पे अभी 2 वेरिएबल्स आ रहे थे एक्स और वाई, तो इसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में लिखेंगे। तो आपने यहाँ लिख दिया एक्स, इन दोनों में से कॉमन लिया 1 प्लस पाई बाई 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ से y को x की टर्म्स में लिख लिया है, इट बिकम्स 5 माइनस एक्स इंटू पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास ये पाई बाय 4 बनेगा और ये 1 बाई 2 बनेगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यू मेक इट करेक्शन। पाई बाय 4 एंड 1 बाई 2, ये पाई यहाँ आना चाहिए, ये जो पाई यहाँ आ रहा है इट विल बी हियर। नाउ एरिया ऑफ द विंडो इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई हो गया, और सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई बाय 2 ये पाई ये आर स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5 माइनस एक्स 1 बाई 2, ये प्लस पाई बाय 4 है ये, एंड प्लस इट इज़ पाई बाय 8 हो जाएगा। ये पाई यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई, ये पाई यहाँ आएगा पाई बाय 8 इंटू एक्स स्क्वायर। देन इट बिकम्स, आप इसे सिंप्लीफाई करिए एंड देन पुट डी ए बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 2x आ गया, और ये हमारा कांस्टेंट था 1 बाई 2 प्लस पाई बाय 4, और यहाँ पाई बाय 8 और ये 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो ये पाई बाय 4 बन गया, ये पाई बाय 4 इंटू एक्स, यहाँ पे करेक्शन हो गया। तो अब इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, 5 का 0 कांस्टेंट है, और यहाँ पाई बाय 4, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 माइनस पाई बाय 4, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ रहा है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो, ये नेगेटिव ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो नाउ डी ए बाई डी एक्स कोई 0 रखेंगे, तो इसके यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 20 बाई पाई बाय 4। अब x यहाँ कुछ भी हो, डबल डेरिवेटिव तो हमने कहा था नेगेटिव ही आ रहा है, इसका मतलब बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट द एरिया इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ इज 20 बाय पाई बाय 4। और इसी तरह से ब्रेथ निकाल लेंगे, y वाले एक्सप्रेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो यू गेट द y दैट इज ब्रेथ 10 बाय पाई बाय 4। हेंस द लेंथ is 20 by pi by 4 and the breadth is 10 by pi by 4. And that's all for today. Thank you.